दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त साईफाई थ्रिलर मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है मायावन। इस कहानी में इंस्पेक्टर कुमार एक सेलिब्रिटी लड़की के खूनी को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। लेकिन इंस्पेक्टर कुमार का दिमाग तब घूम जाता है जब उसे पता चलता है कि ये खूनी तो मरकर भी जिंदा हो सकता है, और वो भी अलग अलग लोगों के शरीर में। अब दोस्तों आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मरा हुआ आदमी कैसे जिंदा हो सकता है। तो दोस्तों जब इस राज से पर्दा हटेगा तो आपकी भी होश उड़ जाएंगी। तो अब ये आदमी अलग अलग लोगों के शरीर में कैसे जिंदा रह रहा है, और क्या हमारी कहानी का हीरो इंस्पेक्टर कुमार इस किलर को पूरी तरीके से खत्म कर पाएगा, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। दोस्तों ये एक मास्टरपीस लेवल की मूवी है जिसे देखकर आपको जरूर मजा आएगा, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्सिंग भी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बंदे के पास आकर उसे इंजेक्शन लगाता है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट प्रमोद की मौत हो चुकी है। उसका पूरा परिवार दुखी होता है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है जो डॉक्टर प्रमोद के ऊपर हार पहनाकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर बैठी हुई एक महिला प्रमोद की पत्नी से पूछती है कि बहन जी ये आदमी कौन है। तो वो बताती है कि इसका नाम दीना है और पिछले 6 महीने से यही प्रमोद को जिम ट्रेनिंग दे रहे थे। तो हम दीना को देखते हैं, वो ये सब कुछ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है, और ये बात थोड़ी सी अजीब थी। खैर अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारे कहानी के हीरो इंस्पेक्टर कुमार को, जो कि रॉकी नाम के गुंडे या फिर चोर का पीछा कर रहा होता है। वो गुंडा इधर उधर सबको धक्का देते हुए गलियों से भाग रहा होता है, लेकिन कुमार भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। आखिर में वो गुंडा एक घर में घुस जाता है और वहां के एक पेड़ से नीचे उतरकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तो अब कुमार भी उसी बिल्डिंग से नीचे आ रहा था। तो तभी वो एक घर में देखता है कि एक आदमी किसी महिला का खून कर रहा है, और वो अपने खून से भरे हुए हाथ दीवार पर पहुंच रहा है। ये नजारा देखकर पहले तो कुमार भी थोड़ा सा सहम जाता है। तो दीना सिगरेट को पानी में डालकर कुमार के चेहरे पर एक कपड़ा फेंक कर वहां से भागने की कोशिश करता है। तो अब कुमार भी खुद को तुरंत ही संभालता है और उस आदमी का पीछा करने लगता है। अब भागते भागते ये लोग किसी भंगार वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लोहे का बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। तभी अचानक दीना कुमार के सिर पर एक रॉड से जोरदार वार करता है, जिससे कि कुमार वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब दीना कुमार के शरीर में एक नुकीली चीज घुसाकर उसे मार डालने ही वाला था कि तभी कुमार को होश आ जाता है। तभी उसके हाथ में एक नुकीली चीज लगती है और वो दीना के गले में उसे घुसा देता है, जिससे कि दीना की वहीं पर मौत हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 3 महीने बाद, जहाँ पर हम कुमार को देखते हैं जिसे डिस्चार्ज मिल जाता है, और उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल से अपने घर पर लेकर आते हैं। घर पर आने के बाद वो थोड़ी बहुत तैयारी करता है और फिर से अपने पुलिस स्टेशन जाकर सीनियर ऑफिसर से मिलता है। कुमार अपने सीनियर से कहता है कि सर मैं बिल्कुल भी नॉर्मल हूँ और फिर से ड्यूटी ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। तुम्हारे साथ ये जो घटना हुई है इसके बाद तुम मेंटली और फिजिकली कितने फिट हो इसका टेस्ट करना होगा, और अगर उसकी रिपोर्ट सही आ गए तो ही तुम ड्यूटी पर ज्वाइन हो सकते हो। तो कुमार ठीक है कहता है और तुरंत एक डॉक्टर के पास चला जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अदिति नाम के एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को। नर्स के वहां से जाने के बाद कुमार अदिति को अपने हेल्थ की रिपोर्ट देता है और अपने बारे में कुछ बातें बताते हुए कहता है कि डॉक्टर मेरे साथ जो घटना हुई है उसके बाद मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, इसलिए आप ये जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा करके मैं ठीक हूँ ऐसा रिपोर्ट बना दीजिए। अदिति उसे कहती है कि डॉक्टर आप है या मैं। कुमार कहता है कि आप ही डॉक्टर हो। तो अदिति कहती है कि तो तुम ठीक हो या नहीं इसका फैसला मैं करूंगी। तुम्हारे साथ ये जो घटना हुई थी ये कोई साधारण घटना नहीं है, और उस घटना से अभी भी तुम उभरे नहीं हो। अच्छा मुझे ये बताओ, जब तुम हॉस्पिटल में थे तब तुमने कौन सी मूवी देखी। कुमार कहता है कि मैंने तो कोई भी मूवी नहीं देखी। अदिति कहती है कि बोर होने से अच्छा है कि तुम अपना मूड ठीक करने के लिए कोई मूवी देखो। अब इससे मुझे पता चल रहा है कि तुम कोई नॉर्मल बंदे नहीं हो। अब ऐसे बचकाने सवाल सुनकर कुमार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अदिति से कहता है कि आखिरकार तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया, कहाँ से पढ़कर तुम डॉक्टर बनी हो। तो अब अदिति भी यहाँ पर अपना डॉक्टरी का सर्टिफिकेट दिखाती है, जिससे हमें पता चलता है कि अदिति एक टॉप लेवल की साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है। तो ये देखने के बाद कुमार एकदम चुप हो जाता है। अदिति उसे बताती है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा है, और जितना ज्यादा गुस्सा उतना ज्यादा डर। पहले तुम्हें अपना डर भगाना होगा, उसके बाद ही तुम अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन हो सकते हो। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन इंस्पेक्टर कुमार तो अदिति की एक भी बात नहीं मानता और उसे अनाप शनाप बोलकर गुस्से से वहां से चला जाता है।
फिर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाकर नकली डॉक्यूमेंट बनाकर शाम को ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाता है और अपने दोस्त ऑफिसरों को बताता है कि वो डॉक्टर कितनी घमंडी है यार। उसे क्या लगा अगर वो मेरे रिपोर्ट में मैं ठीक हूँ ऐसा लिख कर नहीं देगी तो क्या मैं घर पर ही बैठा रहूंगा। मैंने जुगाड़ करके झूठे रिपोर्ट का इंतजाम कर लिया है। खैर अब इसके अगले दिन हमें एक मॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर हम डॉक्टर अदिति को देखते हैं। वहाँ पर अदिति की मुलाकात एक मोटिवेशनल स्पीकर से हो जाती है जिसका नाम होता है रुद्रन। अब रुद्रन से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद अदिति जब उस मॉल से बाहर निकलती है तो वो अपने सामने इंस्पेक्टर कुमार को देखती है जिसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी और वो अपनी टीम के साथ किसी चोर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां से जाते वक्त कुमार को एक फोन आता है और फोन पर बताई हुई खबर को सुनकर कुमार तो शॉक ही रह जाता है। अब उसके थोड़ी देर बाद कुमार और उसकी टीम क्राइम लोकेशन पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि शहर के सबसे बड़ी सेलिब्रिटी जिसका नाम होता है विमसा उसका मर्डर हो गया है। अब कुमार उस घर के अंदर छानबीन करने के लिए जाता है। वहाँ पर उसे एक ब्लैक सिगरेट दिखाई देती है। उसके बाद जब वो विमसा के कमरे में जाता है जहाँ पर लाश पड़ी हुई थी और अजीब बात तो ये थी कि वहाँ की दीवार पर भी पहले वाले मर्डर की तरह ही खून से भरे हुए हाथ पहुंचे गए थे। और कुमार जब लाश को देखता है तो उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है। उसकी सांसें फूल जाती है और उसका दिमाग चकराने लगता है। जैसे तैसे करके वो उस घर से बाहर निकलता है और भागते हुए एक होटल के पास आकर कमरे के अंदर घुस जाता है। वो वहाँ पर अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है और पता नहीं उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। कुमार को ऐसा लग रहा था कि मानो उसका दिमाग फट जाएगा। लेकिन तभी उस रूम की बेल बजती है। कुमार दरवाजा खुलकर देखता है तो बाहर अदिति खड़ी थी। कुमार अपने कपड़े पहन लेता है और अदिति को वहां से जाने के लिए कह देता है। अदिति उसे कहती है कि कुमार तुम्हें ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन कुमार गुस्से में आकर अदिति को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है और वहां से चला जाता है। अब वो अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था और उसी हालत में वो होटल से बाहर निकलता है। तभी राजू नाम का उसका टीम का मेंबर वहां पर आता है और वो कुमार को संभालता है। अब राजू का घर यहाँ से थोड़ी पास ही में होता है, इसलिए वो कुमार को थोड़ा सा आराम करने के लिए अपने घर पर ले जाता है और अदिति ये सब कुछ देख लेती है। राजू अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी पत्नी और उसकी दो बेटियां शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। वो उन लोगों को भेज देता है और कुमार को एक कमरे में आराम करने के लिए कहता है। कुमार कमरे के अंदर जाकर थोड़ा सोने की कोशिश करता है और अब उसके थोड़ी देर बाद राजू के घर की बेल बजती है। राजू दरवाजा खोलकर देखता है तो वहां पर अदिति मौजूद थी। राजू उसे जाने के लिए कहता है लेकिन अदिति उसे कहती है कि देखो इंस्पेक्टर कुमार की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने वाली है, अगर उनको ये इंजेक्शन नहीं दिया गया तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो और मुझे उनसे मिलने दो, और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम जाकर उसकी हालत देखो। राजू जब कमरे के अंदर देखता है तो सच में कुमार की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। कुमार की ऐसी हालत देखकर राजू अदिति से कहता है कि मैडम प्लीज आप कुछ भी कीजिए लेकिन हमारे कुमार सर को बचा लीजिए। अब अदिति कमरे के अंदर जाती है और कुमार को इंजेक्शन लेने के लिए कहती है, लेकिन कुमार तो उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो अब अदिति उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसे शांत करती है और उसे चुपचाप इंजेक्शन लगा देती है, जिससे कि कुमार वहीं पर शांति से सो जाता है। अब उसके अगले दिन जब कुमार पुलिस स्टेशन जाता है तो उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि हायर अथॉरिटी से मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, उस सेलिब्रिटी लड़की के मर्डर केस का क्या हुआ। तो कुमार बताता है कि सर हमें उस केस के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए। उस डॉक्टर लड़की ने सही कहा था कि मुझे ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। मैं अभी भी उस घटना को भूल नहीं पाया हूँ और खून देखता हूँ तो मेरा दिमाग चकराने लगता है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, इसलिए सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। तो उसका सीनियर ऑफिसर कुमार की हालत देखकर उसे 15 दिन की छुट्टी दे देता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कुमार डॉक्टर अदिति के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देता है और अदिति भी कुमार का इलाज शुरू कर देती है। वो उसे दिमाग के छोटे छोटे एक्सरसाइज करवाती है, तो कभी उसे बहुत मुश्किल टास्क भी दे देती है, कभी कभी तो वो उसकी जान को धोखे में भी डाल देती है। वो कुमार से इस तरह के काम इसलिए करवाती है ताकि कुमार के मन के अंदर जो डर बैठा है वो हमेशा के लिए चला जाए। अब दोस्तों इस ट्रीटमेंट के दौरान कुमार अदिति को लाइक करने लगता है। अब एक दिन कुमार का जब सेशन चल रहा होता है तो कुमार के बचपन में उसका एक कुत्ता कुएं में गिर गया था और कुमार उसे बचा नहीं पाया और इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर हुआ था। तो अदिति उसे इस घटना को लेट गो करने के लिए कहती है। अब ऐसे एक दिन कुमार अदिति को एक मोटिवेशनल स्पीकर रुद्रन के सेशन में लेकर जाता है और अदिति तो रुद्रन को पहले से ही जानती है। इस सेशन में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बारे में सिखाया जाता है। अब यहाँ पर हम रुद्रन को देखते हैं जो कि हॉल में बैठे हुए लोगों को लेक्चर दे रहा होता है। कुमार उसकी बातों को बहुत ही गहराई से सुन रहा था, लेकिन अदिति को यहाँ पर नींद आ रही थी। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस लेक्चर का कोई भी फायदा नहीं है,
उल्टा मैं और भी ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो रुद्रन उस आदमी को यहाँ से बाहर भेज देता है और उसके थोड़ी देर बाद ये सेशन खत्म हो जाता है। तो कुमार और अदिति रुद्रन के साथ कुछ बातें करके वहां से पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। अब दोस्तों कुमार बिल्कुल भी ठीक हो गया था, तो वो उस सेलिब्रिटी लड़की के मर्डर केस को सॉल्व करने में लग जाता है। सबसे पहले वो सभी सस्पेक्ट लोगों की लिस्ट निकालता है और उनकी हर एक चीज के बारे में पता करता है। उनकी सारी डिटेल्स एक बोर्ड पर लिख देता है ताकि कोई भी चीज रह ना जाए। अब उसके बाद वो दीना के घर पर छानबीन करने के लिए जाता है। वहां पर उसे दीना की माँ के बारे में पता चलता है और कुमार उसकी माँ से पूछता है कि क्या आपने अपने बेटे के अंदर कुछ बदलाव देखे थे। दीना की माँ कहती है कि पिछले कुछ दिनों से उसका बर्ताव अजीब तो हो गया था। उसने काम पर जाना छोड़ दिया था, सिगरेट भी पीने लगा था और शॉकिंग बात तो ये थी कि वो इंग्लिश पेपर पढ़ने लगा था, जबकि उसे इंग्लिश आती ही नहीं थी। अब ये सारी बातें कुमार को भी बहुत ज्यादा अजीब लगती है, मतलब वो तो हैरान ही हो जाता है। अब उसके बाद कुमार उस सेलिब्रिटी लड़की के बारे में पूछताछ करने के लिए चला जाता है। पूछताछ करने पर उसे विमसा के मेकअप मैन के बारे में पता चलता है, जो हमेशा उसके साथ रहता था, लेकिन अभी फिलहाल वो लापता है। कुछ महीनों से उसका भी बर्ताव बदल गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो उस मेकअप मैन के अंदर कोई दूसरे आदमी की आत्मा हो। उसका बोलना चलना सब कुछ बदल गया था। अब वो महिला उस मेकअप मैन की एक फोटो दिखाती है, तो उस फोटो को देखकर कुमार को याद आता है कि उसने इस आदमी को रुद्रन की मोटिवेशनल स्पीच के दौरान देखा था। तो कुमार तुरंत ही रुद्रन के ऑफिस पहुंच जाता है और वहां पर फोटो दिखाकर उस मेकअप मैन के सारे डिटेल्स पता कर लेता है। तो मेकअप मैन के फोन नंबर के जरिए उसके लोकेशन का पता चल जाता है और उन्हें पता चलता है कि अभी उसकी लोकेशन होटल रॉयल प्लाजा में दिखा रही है। तो कुमार और उसकी टीम होटल रॉयल प्लाजा पहुंच जाते हैं। काउंटर से उसके रूम का पता चल जाता है और जब ये लोग उस रूम के अंदर जाते हैं तो वहां पर वो मेकअप मैन मौजूद नहीं होता। रूम साफ कर रहे स्टाफ से पूछने पर वो बताते हैं कि सर ये आदमी तो ऊपर बार में बैठा हुआ है, पार्टी कर रहा है। और यहाँ ऊपर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है और वहां पर वो मेकअप मैन भी मौजूद होता है। कुमार उसके पास जाता है और उसे धमकाते हुए अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। तो वो मेकअप मैन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। तो अब ये लोग बातचीत करने के लिए टेरेस पर पहुंच जाते हैं। कुमार उससे पूछता है कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा। मेकअप मैन कहता है कि वो तुम नहीं समझोगे और तुम यही सोच रहे हो ना कि पहले मर्डर के बाद दूसरे मर्डर के बीच इतना ज्यादा गैप क्यों। उस दिन जब हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी तब मेरी मौत हो गई और तुम बच गए। तब उस वक्त मैं दीना के शरीर में मौजूद था। और इस मेकअप मैन की ऐसी बातें सुनकर कुमार को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो मेकअप मैन वहां का दरवाजा बंद करता है और कुमार को मारने की कोशिश करता है। अब कुमार जैसे तैसे अपने आप को बचाता है और उसके साथ जबरदस्त फाइटिंग करता है। फिर वो वहां का दरवाजा खुलकर उस मेकअप मैन को अरेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन जब तक ये लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं वो जोर जोर से हंसने लगता है और भागकर उस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब उसके बाद ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुमार जब अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है तभी उसे कॉल आता है कि एक जगह पर एक बंदे का मर्डर हो गया है। तो कुमार सीधा वहां से क्राइम लोकेशन पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी की बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है। छानबीन करने पर पता चलता है कि इस आदमी का नाम नारायण है और ये एक बहुत ही नामी न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट है। अब क्राइम लोकेशन को देखकर कुमार इमेजिनेशन करने लगता है कि आखिरकार खूनी ने नारायण को कैसे मारा होगा। नारायण जब सुबह यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए आया होगा तो अचानक उसके ऊपर हमला करके उसका सर पत्थर से फोड़कर और एक नकली चीज उसके शरीर के अंदर घुसाकर उसे मार दिया गया होगा। और यहाँ पर भी एक पत्थर के ऊपर खून से सने हुए हाथ पोछे गए होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये तीनों ही मर्डर आपस में कनेक्टेड है। अब उसके बाद कुमार सीधा साइंटिस्ट नारायण के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर वो नारायण की पत्नी और उसकी बेटी के साथ पूछताछ करता है। तब यहाँ पर इंस्पेक्टर कुमार को नारायण के घर पर मोटिवेशनल स्पीकर रुद्र ने लिखी हुई एक किताब मिलती है और वो इस किताब के बारे में नारायण के बेटे से पूछता है, लेकिन उसे इस किताब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए अब कुमार फिर से रुद्रन के पास पहुंच जाता है। वो उसे न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट नारायण के बारे में पूछता है कि क्या आप उन्हें जानते हो, क्योंकि उनका मर्डर हो चुका है और इससे पहले आप उनकी किताब पढ़ रहे थे। लेकिन रुद्रन कहता है कि मैं तो इस साइंटिस्ट को नहीं जानता। और रुद्रन यहाँ पर ब्लैक कलर की सिगरेट पी रहा होता है और ये देखकर कुमार को थोड़ा बहुत गेम का आइडिया होने लगता है। तो अब यहाँ पर कुमार रुद्रन से कहता है कि सर मुझे लगता है कि आपकी जान को खतरा है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। हम आपका लॉकअप में बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। लेकिन रुद्रन उनकी कोई भी बात नहीं मानता और उसके ऊपर गुस्सा होकर वो कुमार को वहां से जाने के लिए कहता है। अब फिलहाल कुमार तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो उसके ऊपर नजर रखता है और रुद्रन के पास जो कुत्ता होता है वो पिछले कुछ दिनों से रुद्रन के ऊपर बहुत ज्यादा भौंक रहा था, जैसे कि वो रुद्रन नहीं बल्कि कोई और ही हो। अब रात में रुद्रन किसी दुकान से कुछ चीज खरीदता है और अपनी कार के पास आता है, लेकिन तभी उसी वक्त एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी चीज को लेकर वहां से भागने लगता है।
तो रुद्रन भी उस आदमी का पीछा करते करते एक गोदाम के पास पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ इंस्पेक्टर कुमार का ही प्लान था। वो यहाँ पर उस कुत्ते को लेकर आता है और वो कुत्ता रुद्रन को भूखने लगता है, जिससे कि ये बात क्लियर हो जाती है कि यह आदमी रुद्रम नहीं बल्कि कोई और ही है। तो रुद्रन गुस्से में आकर उस कुत्ते को मार देता है। और जैसे वो कुमार को मारने के लिए जा ही रहा था, लेकिन बाकी की पुलिस वहां पर पहुंचकर उसे पकड़ लेती है। अब उसे थाने ले जाकर उसकी सिग्नेचर ले जाते हैं। तो यहाँ पर तो वो पहले प्रमोद लिखता है, लेकिन फिर उस नाम को मिटाकर रुद्रन लिखता है। लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर कुमार उस मिटाई हुई सिग्नेचर के बारे में छानबीन शुरू कर देता है कि रुद्रन ने अपना नाम प्रमोद क्यों लिखा और ये प्रमोद है कौन। तो तभी कुमार, जो तीसरा आदमी मरा था, मतलब कि वो न्यूरोलॉजिस्ट नारायण, उसकी पत्नी को कॉल करता है और पूछता है कि क्या आपके पति का कोई प्रमोद नाम का दोस्त है। तो वो बताते हैं कि हाँ, प्रमोद तो इनके साथ ही ऑफिस में काम करता है। अगर आप लैब चले जाएंगे तो आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए कुमार और राजू न्यूरोलॉजी के रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि प्रमोद की तो 6 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। और ये बात सुनकर ये लोग थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें डॉक्टर वेलवू के बारे में पता चलता है, जो कि प्रमोद की काफी अच्छे दोस्त है। कुमार और राजू उनसे मिलते हैं तो वो बताता है कि प्रमोद में और यहाँ पर सभी लोग न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट नारायण के अंडर ही काम करते हैं। लेकिन ये बात साइंटिस्ट प्रमोद को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े जीनियस साइंटिस्ट थे। वो हमेशा सबसे आगे रहना चाहते थे। एक बार तो नारायण उसका झगड़ा भी हो गया था, क्योंकि प्रमोद ने बहुत ज्यादा रिसर्च करके एक ऐसे डिवाइस का आविष्कार किया था जिससे कि कोई भी इंसान हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है। मतलब कि अपनी मेमोरी को दूसरे आदमी के दिमाग में ट्रांसफर करके वो खुद जिंदा रह सकता है। उसने दिन रात मेहनत करके उस प्रोजेक्ट पर काम किया था। लेकिन नारायण को ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि इंसान अगर अमर हो गए तो ये सभी लोगों के लिए हानिकारक है, और ऐसा हुआ तो दुनिया बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाएगी। इसलिए वो प्रमोद के प्रोजेक्ट को पास नहीं करता और यहाँ पर इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। उसके बाद प्रमोद इस साइंस लैब के ओनर के पास चला जाता है और उसके साथ अपना आइडिया शेयर करता है, ताकि उसे इस प्रोजेक्ट पर काम करने की परमिशन मिल जाए और पैसे भी। लेकिन ये ओनर भी उसे इस प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर देता है, क्योंकि उससे भी ये प्रोजेक्ट कितना गंभीर है ये पता था। लेकिन सारे लोगों के मना करने के बावजूद भी प्रमोद अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है, और इसी प्रोजेक्ट का नाम होता है प्रोजेक्ट मायावन। और यहाँ पर डॉक्टर वेलवू ये सारी कॉन्फिडेंशियल बातें कुमार और बाकी के पुलिस वालों को बता देता है। वो मीटिंग में सब लोगों को ये भी बताता है कि शायद मुझे लगता है कि प्रमोद अपने प्रोजेक्ट में कामयाब हो गया था और उसने न्यूरो साइंस की मदद से अपने दिमाग की मेमोरी को एक डिवाइस में स्टोर करके और उसे सैटेलाइट के जरिए कनेक्ट किया होगा। अब उसने ये सारा काम हमारे लैब में नहीं किया, तो हो सकता है कि उसने अपने एक सीक्रेट लैब बनाई होगी जहाँ से वो ये सारे काम ऑपरेट कर रहा है। मतलब कि किसी भी आदमी को बेहोश करके उस मशीन के अंदर डालकर डॉक्टर प्रमोद उस इंसान के अंदर दोबारा से जिंदा हो सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों अब यहाँ पर समझ में आ जाता है कि मोटिवेशनल स्पीकर रुद्रम के अंदर अभी जो मौजूद है वो रुद्रम नहीं बल्कि डॉक्टर प्रमोद है। अब डॉक्टर वेलवू के पास एक ऐसी दवाई होती है जिससे कोई भी इंसान से सच उगलवाया जा सकता है, और ये दवाई इंजेक्शन के थ्रू रुद्रन को दी जाती है। अब नींद में उससे सवाल पूछे जाते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी मौत कैसे हुई। तो रुद्रन बताता है कि मैं प्रमोद हूँ और मैंने खुद आत्महत्या करके अपनी मेमोरी पहले जिम ट्रेनर दीना के दिमाग में डाल दी और मैं उसके जरिए जिंदा हो गया। लेकिन कुमार और मेरे हाथापाई के दौरान मेरी मौत हो गई और कुमार बच गया। लेकिन इससे पहले ही मैंने सैटेलाइट के थ्रू अपनी मेमोरी उस मेकअप मैन के दिमाग के अंदर डाल दी थी, ताकि मैं उस सेलिब्रिटी लड़की को मार सकूं। अब दोस्तों ये लड़की क्यों मरी? दरअसल एक दिन प्रमोद एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया था। उसकी पत्नी और उसका दोस्त भी उसके साथ था। तभी वो लड़की वहां पर आती है और उसके पीछे पीछे बहुत सारे मीडिया वाले भी थे, और उस लड़की की वजह से सारा खाना प्रमोद के ऊपर गिर गया था और यहाँ पर प्रमोद की बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई थी। इसलिए गुस्से में आकर प्रमोद ने उस लड़की को मार दिया, और जब वो मेकअप मैन मर गया था तब उसने अपनी मेमोरी को रुद्रन के दिमाग में ट्रांसफर कर दिया, और इस तरह से मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। वेलवू से पूछता है कि ये सब कुछ तुमने कैसे किया? तो वो बताता है कि मेरी एक सीक्रेट लैब है। मरने से पहले मैं एक बॉडी को वहां पर लेकर जाता हूँ और उसके दिमाग में अंदर मेरी मेमोरी ट्रांसफर कर देता हूँ और फिर सैटेलाइट के जरिए मैं उसे ऑपरेट करता हूँ। वेलवू उसे आगे पूछता है कि तुम्हारी ये सीक्रेट जगह कहाँ पर है? तो अब यहाँ पर रुद्रन शांत हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बताता। लेकिन तभी अचानक वो यहाँ पर हमला भी कर देता है और कहता है कि तुम लोगों ने क्या मुझे पागल समझ कर रखा है कि मैं तुम्हें लैब का पता ऐसे ही आसानी से दे दूंगा। अब रुद्रन के मरने के बाद उसका अगला टारगेट कौन है ये पता करने के लिए ये लोग यहाँ पर एक टेस्ट लेते हैं और रुद्रन के चेहरे के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करने लगते हैं। वो उसे उसके जान पहचान वाले लोगों की फोटो दिखाते हैं, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि अब प्रमोद का अगला टारगेट कौन है।
तो प्रमोद अपने दोस्त आर्मी ऑफिसर सत्यम के शरीर में प्रवेश करने वाला है, लेकिन इससे पहले रुद्रन को मरना होगा। तो यहाँ पर वो जेल में खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन कुमार और राजू उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी रुद्रन अपना मास्क हटाकर खुदकुशी कर लेता है और अब तुरंत ही उसकी मेमोरी यहाँ से सीधा ऑफिसर सत्यम के दिमाग में चली जाती है। और यहाँ पर आर्मी ऑफिसर सत्यम कहीं बाहर गया हुआ था, वो फ्लाइट से यहाँ पर आता है और यहाँ पर कुमार एयरपोर्ट पर पहुंचकर सत्यम को पहले ही कुछ बता पाता, उसके पहले ही प्रमोद की मेमोरी सत्यम के दिमाग में ट्रांसफर हो जाती है और अब प्रमोद सत्यम के दिमाग में मौजूद है। तो यहाँ पर डॉक्टर वेलवू कुमार को बताता है कि हमें प्रमोद के लैब को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी प्रमोद को रोका जा सकता है। अब उसके अगले सीन में हमें पता चलता है कि प्रमोद की पत्नी को हॉस्पिटल में होश आ गया है क्योंकि वो कोमा में चली गई थी। कुमार वहां पर पहुंचता है और उसे अपने पति के बारे में पूछता है, तो वो प्रमोद के बारे में बताने लगती है। अब वो कुछ बोलने की हालत में तो नहीं थी, लेकिन वो एक पेपर पर सर्कल जैसा ड्रॉ करती है। तो कुमार, राजू और अदिति ये सारे मिलकर उस सर्कल के बारे में सोचने लगते हैं। तो तभी इंस्पेक्टर कुमार को कुएं के बारे में याद आता है और ऐसा ये कुआं डॉक्टर प्रमोद के घर के पीछे है। तो ये लोग तुरंत ही वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर खुदाई करने पर उन्हें पता चलता है कि सच में यहाँ पर एक सीक्रेट लैब है। अब ये सभी लोग उस लैब के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर प्रमोद ने एक बहुत ही बढ़िया लैब बनाई थी और यही से वो सब कुछ ऑपरेट करता है। अब ये लोग उसके लैब में पहुंच गए हैं, ये बात प्रमोद को पता चल जाती है, जो कि अब सत्यम के शरीर के अंदर होता है। अब इससे आगे हम उसे प्रमोद ही कहेंगे। यहाँ पर कुमार और उसकी टीम उस मेमोरी डिवाइस को हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये पूरी लैब एक पासवर्ड से प्रोटेक्टेड थी और ये पासवर्ड हर एक मिनट में बदलता रहता है। यहाँ पर हैकर्स को भी बुलाया जाता है, लेकिन उनका कोई भी फायदा नहीं होता। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं प्रमोद राजू के घर पर पहुंच जाता है और उसकी पत्नी को मार देता है। फिर वो राजू को कॉल करता है और उसे बताता है कि तुम चुपचाप किसी को बिना बताए हुए उस लैब से मेरे मेमोरी डिवाइस को मेरे पास लेकर आओ, वरना मैं तुम्हारी दोनों बेटियों को मार दूंगा। तो अब अपनी बेटियों को बचाने की खातिर ऑफिसर राजू चुपचाप बता हुआ पासवर्ड डालकर उस मेमोरी डिवाइस को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रमोद उस डिवाइस को लेने के बाद राजू और उसकी दो बेटियों को भी मार देता है। यहाँ इस तरफ जब कुमार को ये बात पता चलती है तो वह सीधा राजू के घर पर पहुंच जाता है और यहाँ पर इतने सारे लोगों का कत्ल देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन तभी उसे राजू के शर्ट में एक कैमरा दिखाई देता है और उस कैमरे के अंदर एक वीडियो कैप्चर हो गई थी, जिससे ये बात साबित हो रही थी कि आर्मी ऑफिसर सत्यम ने यानी कि प्रमोद ने ऑफिसर राजू का कत्ल किया है। तब उसके अगली सुबह इसी के बेसिस पर सारे पुलिस वाले प्रमोद को पकड़ने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी प्रमोद अपनी गन निकालता है और उनके सीनियर ऑफिसर के ऊपर पॉइंट आउट करता है और यहाँ पर कुमार और बाकी पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाते। प्रमोद यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुमार और उसकी टीम उसका पीछा करती है। अब प्रमोद एक पेट्रोल पंप पर अपनी कार रोकता है और वहां से कहीं फरार हो जाता है और प्रमोद यहाँ पर उसके सीनियर ऑफिसर को मारकर भाग गया था। अब प्रमोद रात को सीधा वेलुगु के घर पर पहुंच जाता है और डॉक्टर वेलुगु को लेकर वो साइंस लैब आ जाता है, क्योंकि उस लैब के अंदर जाने के लिए वेलुगु के फिंगरप्रिंट की जरूरत थी। अब प्रमोद वेलुगु के सर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है और फिर डॉक्टर वेलुगु की बॉडी को मशीन के अंदर डाल देता है ताकि वो अपनी मेमोरी को वेलुगु के शरीर के अंदर डाल सके। लेकिन तब तक यहाँ पर जैसे तैसे करके कुमार वहां पर पहुंच जाता है और अब इन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है। कुमार प्रमोद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक यहाँ पर 100% डाटा ट्रांसफर हो गया था। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। हम देखते हैं कि उस मशीन से और कोई नहीं है बल्कि अदिति बाहर आती है और यहाँ पर प्रमोद हंसने लगता है। तो उसे कुमार कहता है कि अब तुम्हारे अंदर दम हो तो तुम अदिति को मार कर दिखाओ। और अदिति को देखकर कुमार के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो उसे प्यार करता है और वो उसे मारना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि कुमार गुस्से में आकर प्रमोद और अदिति को गोली से मार देता है। अब दोस्तों कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 20 साल बाद, जहाँ पर हम कुमार, अदिति और उनके एक बेटे को देखते हैं जो हंसी खुशी जी रहे थे। तभी कुमार अपने घर के बेसमेंट में आता है, जहाँ पर वो एक आदमी को इंजेक्शन देता है और यह आदमी और कोई नहीं बल्कि वही आर्मी ऑफिसर सत्यम होता है और इस सत्यम के शरीर के अंदर प्रमोद मौजूद होता है। और दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हमने जो सीन देखा था कि एक बंदा एक इंसान को इंजेक्शन लगाता है, तो ये वही सीन था। और दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।